Hi guys, this is the lecture second. This is the lecture second of class सेवेंथ. हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था, इस चैप्टर का नाम था इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इस इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का क्लास सेकंड रहेगा. तो उससे पहले हम ज़रा ध्यान दें, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था. हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं. इस क्लास में, इस वाले लेक्चर में हम इसको अपना और आगे बढ़ाएंगे कि भाई अब जो इक्वालिटी है इसका थोड़ा अपोजिशन में जाएंगे कि इनइक्वालिटीज़ कितनी थी हमारी कंट्री इंडिया में. इनइक्वालिटीज़ को फाइट करने के लिए प्रोमिनेंट फाइटर्स कौन है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर रही है इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए. तो इस वाले लेक्चर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो अपन गाइज स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग से. तो सबसे पहले हम आते हैं इस इक्वालिटी के बारे में. इस इक्वालिटी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारी एनसीईआरटीज़ में कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं. केस स्टडीज़ बोले तो सिंपल सी हमारे लिए कहानियाँ हैं. इस केस स्टडीज़ को लेके क्या कहानियाँ हैं यार, ये समझ लेते हैं हम. केस स्टडीज़ से इनका कहना है कि भाई इस पूरी इक्वालिटी वाले चैप्टर में जिसकी बुक्स में एनसीईआरटी चल रही है कुछ और भी, तो वहाँ पे भी आपको इन तीन लोगों के बारे में नाम मिलेगा. क्या है ये तीन स्टोरीज़ हैं. एक कहानी आती है कांता के बारे में, एक कहानी आती है अंसारीज के बारे में, एक और कहानी आती है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, अंसारीज और कांता, इन सब के बारे में क्या स्टोरीज है वो समझते हैं. कांता एक हाउसमेड वर्कर है. घर में जा के काम किया करती थी. तो इसको भाई ये हर घर में जा के काम करती थी. तो इसकी जो लैंडलॉर्ड थी, मतलब जो काम करने वाली, जिसकी जहाँ पे ये काम करती थी, जो मालकिन थी, वो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी. शी वॉज नॉट ट्रीटेड फेयर इनफ. अब और जब कभी भी ये छुट्टियां मांगा करती थी तो उससे वहाँ पे भी प्रॉब्लम में रखती थी कि भाई आप छुट्टी नहीं ले सकते हो. और कभी ये छुट्टी ले लेती थी तो इसके पैसे काट लिए जाते थे. इसके घर में अगर कोई बाई चांस इसका बच्चा या हस्बैंड बीमार हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती थी इनके साथ. तो शी वॉज वेरी इनके साथ बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती थी. मतलब इनके साथ एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है. पूरे दिन भर काम कर रही है और बस मुश्किल से कितने पैसे मिलते होंगे इनको, 3 या 4 हज़ार पूरे मंथ के. तो ये इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है. बट इन्हें एक समय बड़ा अच्छा लगता है जब इनके यहाँ पे हो रही है इलेक्शन होता है. तो इलेक्शन में ये देखती है कि इनका जो लैंडलॉर्ड है, इनका जो मालकिन है, वो देखती है कि यार वो भी इलेक्शन के टाइम पे उसी लाइन में खड़ी जिस क्यू में वो खड़ी है यार. तो इन्हें लगता है कि यार टुडे द गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब कि भाई दे हैव इंश्योर्ड दी कौन सी वाली इक्वालिटी लेके आ गए यहाँ पे. उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन कर दी. सब लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन कर दी. सब लोगों को वो राइट टू वोट दिया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स. भाई चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है यहाँ पे, सिविल इक्वालिटी भी है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ये वाली बात. ये है कांता की छोटी सी स्टोरी. अब जरा इन अंसारीज के बारे में सुनते हैं. ये अंसारीज कौन है यार. अंसारीज जो है एक्चुअल में दे आर दी फॉलोवर्स ऑफ, अंसारी जो है वो एक रिलीजन से आते हैं, इस्लाम फॉलोवर्स थे. तो इनकी जॉब लग जाती है, मिस्टर अंसारी की जॉब लगती है. ये पहुँचते कोलकाता में, वो वहाँ पहुँचते. तो वो वहाँ पे जब उनकी जॉब लगती है वो कोलकाता में पहुँचते हैं. तो वो वहाँ देख रहे हैं कि यार उनको कोई ना कोई जगह मिल जाए रहने के लिए, फ्लैट मिल जाए, रूम मिल जाए उन्हें रहने के लिए उनकी फैमिली के साथ. बट इशू क्या है इनके साथ, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि भाई दिस मैन वॉज रिफ्यूज बाय एवरीवन. इन्हें हर जगह जब भी ये किसी के यहाँ पे जाके रूम मांगा करते थे, फ्लैट मांगा करते थे, तो वो उन्हें मना कर देते थे. किस बेसिस पे कि भाई आपको इस जगह पे कोई रूम नहीं है. जैसे ही वो अपना नाम बताया करते थे, फिर भाई वो थक हार के एक ब्रोकरेज के पास गए, ब्रोकर के पास गए. तो उन्होंने, उस ब्रोकर ने बोला कि आप अंसारी सर एक काम करिए, आप अपना नाम चेंज करिए. क्या नाम रख लो अब आप. वो बताता है कि इसमें आप है ना अपना मिस्टर कुमार नाम रख लो, मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार. वो बोलता है नहीं सर, मैं अपना नाम चेंज तो नहीं करूँगा बिकॉज आई एम अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. तो वो बोलता है मैं अपना नाम तो चेंज नहीं करूँगा. और फिर वो उस एरिया को छोड़ देता है, दूसरी जगह पहुँच जाता है. वहाँ पे उसको फिर से एक रूम मिल जाता है. वो लोग अच्छे होते हैं, उस जगह पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. तो हमने देखा यहाँ पे दिस अंसारी वॉज अगेन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सो यहाँ पे कौन सी इक्वालिटी नहीं थी, वो थी हमारे पास. तो तुम लोग सोच लो कि हमारे पास कौन सी थी. सिविल इक्वालिटी भी नहीं थी यहाँ पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी तो का कोई इशू नहीं है यहाँ पे. तो ये दो टाइप की इक्वालिटी नहीं मिली. अब ये थर्ड वाले में आते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि. ये क्या कहानी है. ओम प्रकाश वाल्मीकि तुम्हारी एज का स्टूडेंट है, करीब करीब 7-8 साल का एक स्टूडेंट है. ये एक दलित स्टूडेंट है. दलित मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास हुआ करती है, उसका मतलब होता है, वैसे दलित का इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रोकन.
तो ये जो दलित बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके साथ क्या इशू होते हैं वो समझते हैं। उसके साथ ये इश्यूज था कि वो जब भी अपनी क्लास में जाया करता था तो उसे नीचे बिठा दिया जाता था या फिर अलग से बिठा दिया जाता था। जब सारे के सारे बच्चे लोग ग्राउंड में खेल रहे होते थे तो इसे भाई स्वीप बोलते थे, तू झाड़ू लगा पूरे ग्राउंड में, तू खेलेगा नहीं बच्चों के साथ। तो क्यों ऐसा करते थे? बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिस क्लास, दलित फैमिली से आता था। तो उसने क्या किया, बेचारा वो परेशान हो जाता है और अपनी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो एक बुक में लिख देता है। उस बुक का नाम होता है जूठन। तो हमें याद रखना पड़ेगा, जूठन नाम की एक बुक होती है, वो लिख देता है उसमें अपनी स्टोरी। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में वो अपने हार्श एक्सपीरियंसेस, बिटर एक्सपीरियंसेस बताता है कि हाउ आई वॉज ग्रोन अप एज अ दलित बॉय। ये वाली बात, ये है केस स्टडीज़। इनको बोलते हैं हम छोटी छोटी सी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। और ये हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें बस हमारे आंसर्स में लिखना पड़ेगा। ऐसा चाहिए कि एज सीन इन ओम प्रकाश वाल्मीकि द सोशल इक्वालिटी वॉज नॉट देयर, है ना, ऐसा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इतनी टाइप की इक्वालिटीज केस स्टडीज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी कंट्री में क्या इन इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। इक्वालिटी के अपोजिट में जा रहे हैं कि इन इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। हाँ सर, हमारी कंट्री इंडिया में सिंस एजेस, जब से कंट्री इंडिया बनी है तब से इनइक्वालिटी है। तो कहाँ देखने को मिलती है इनइक्वालिटी? आपने सुना होगा, हमारी कंट्री इंडिया जैसे ही बनी तो हमारे यहाँ पे आ गए अलग अलग आर्यन्स। फिर हमारे यहाँ पे आना शुरू हुआ कास्ट। तो कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट में कौन कौन से आ गए? वो जो तुम पढ़ते आ रहोगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इतने कास्ट्स बन गए। फिर उसके बाद और देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय में और आ गए राजपूत, ठाकुर, चौहान, जितने तरीके के क्षत्रिय आ गए। फिर ब्राह्मण्स में भी और भी ज़्यादा आ गए, बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, ऐसे भूमियाँ हो रही। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट है भाई हमारी कंट्री इंडिया में इनइक्वालिटी से रिलेटेड। फिर ये कास्ट के बेस पे है। फिर और देखो, फिर हमारी कंट्री इंडिया में रिलीजन के बेस पे भी है भाई, रिलीजन के बेस पे भी इनइक्वालिटी आ गई। अब रिलीजन कितने हैं हमारे यहाँ पे? ये तुम लोग मुझे जब कभी मिलोगे तो बताना मुझे कितने रिलीजन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे रिलीजन, इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया और कन्फ्यूजन प्रोवाइड कर दिया और इनइक्वालिटीज ला दी। अभी तक इतना तो चल ही रहा था। अब इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ गई इनइक्वालिटी। कहाँ पे ले आई? एससीज बना दिया उन्होंने, एसटीज बना दिया उन्होंने, ओबीसीज बना दिया। ये तक तो ठीक था, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में एक और ले आई, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शंस। अब ये क्या है यार? ये इनइक्वालिटीज आ रही है हमारी कंट्री में, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही हैं। और कहाँ कहाँ इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है? हाँ यार, हमारे यहाँ पे अगर कोई मेल और फीमेल होता है ना, उस पर भी इनइक्वालिटी, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी। तो इन सबको तो हटाना पड़ेगा, इन सबको रिमूव करना पड़ेगा। हम कैसे रिमूव करेंगे? इनको रिमूव करने के लिए हमारी कंट्री इंडिया में आए कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स। तो हमारे पास बनते हैं कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स who fought against this inequality। तो ज़रा ध्यान से, तुमने भी सुना होगा प्रोमिनेंट पर्सन्स कौन है। इन प्रोमिनेंट पर्सन में सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन जिन्होंने इस इनइक्वालिटी को, कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, इस बेस चाहे जेंडर हो, उसको हटाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। इसीलिए दिस पर्सन हैज़ गिवन अ वेरी ऑनरेबल पोजिशन इन द कंट्री इंडिया। इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, बीइंग अ दलित पर्सन, ऐसा काम किया इन्होंने। फिर और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हमारे महात्मा गांधी जी भी आएंगे, गांधी जी भी इस लिस्ट में हैं। उन्होंने भी कंट्री इंडिया में रिलीजन और कास्ट को लेके इनइक्वालिटीज़ जो थी उसके खिलाफ फॉट किया। और कौन है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव फूले, इनकी वाइफ है सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी बहुत काम किया। वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक लेडी आती है जिसका नाम है रोजा पार्क्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक और बंदा आता है, इसका नाम है, इसका नाम है इब्राहिम, नहीं, इस बंदे का नाम है नेल्सन मंडेला। इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बारे में हमें नाम याद होने चाहिए। बट ठीक है, अपन देखेंगे और आगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज़ के लिए इन प्रोमिनेंट पर्सन्स के नाम तुम्हें समझ दिए होंगे, इतने बेसिस पे इनइक्वालिटीज़ हो रही है हमारी कंट्री इंडिया में। अब ज़रा अपन आते हैं कि भाई इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए, इस इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चुप बैठी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर रही है या नहीं कर रही? तो हमारे पास एक नया टॉपिक बनता है, एक नया टॉपिक आता है, इसको कहते हैं लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लिखते हैं लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यार एक सबसे पहला लॉ बना दिए
किसके लिए बनाती है? वो बनाती है बच्चों के लिए कि भाई हम एक लॉ बनाते हैं जिससे हम इक्वालिटी ला सकते हैं। इस लॉ का नाम है मिड डे मील स्कीम। तुमने सुना होगा कि कुछ कुछ स्कूल्स में दिन के टाइम पे, खासकर तो गवर्नमेंट स्कूल में ये होता ही होता है, दिन के टाइम पे वो उन्हें खाना मुफ्त में खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब स्टार्ट किया? 1995 में स्टार्ट किया। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया? ऐसे स्टार्ट किया था तमिलनाडु में। तो गवर्नमेंट ये चीज़ लेकर आई। इससे उनको दो फायदे हुए। एक तो उन्होंने सारे के सारे बच्चों को स्कूल में लाना प्रोवाइड स्टार्ट कर दिया, सारे बच्चे अब स्कूल में आते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने उन लोगों को फ्री में खाना प्रोवाइड करिए, तो इससे मतलब उनको एक बैलेंस डाइट मिल रही है। इससे उन लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है एंड हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हर एक चीज़ इंडिया अपने साथ जुड़ना शुरू करी। तो ये एक पहला स्कीम लेके आई। इसी लाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्कीम लेकर आई सब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। तो अगर तुमने कभी ध्यान दिया होगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो तुम लोगों ने कभी कभी रोड साइड किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के साइड में एक फोटो देखी होगी कि एक पेंसिल बनी रहती है ना, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा रहता है और साइड में एक किताब रहती है। किताब कैसे बनाते हैं अपन? ऐसे ऐसे। हाँ, तो एक पेंसिल बनी रहती है ना, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा रहता है इस तरीके से। तो वो वाला बात, वो सर्व शिक्षा अभियान है। उससे भी हमने क्या किया, सारे के सारे बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के एज में जितने भी बच्चे आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है 6 to 14 ईयर्स। एंड हेंस दी हमारे पास एक नया लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, ये हमारी कंट्री इंडिया में आ गया। और आगे बढ़ते हैं यार। लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग इक्वालिटी में ये दो तो समझ गए। एक और आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे के सारे लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जो 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों को काम देने के लिए राइट टू वर्क लेके आई। राइट टू वर्क। अब ये क्या है यार राइट टू वर्क? वो कह रही है कि हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्टार्टेड इन 2005। अब ये क्या है यार MG नरेगा? उन्होंने बोला हम 100 डेज का गारंटीड वर्क देंगे। बट किन को देंगे? सिर्फ और सिर्फ रूरल में, जो गांव में लोग रह रहे हैं ना। तो ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। 2005 started in 2005 in which it provides the 100 days of employment, guaranteed employment। ठीक है, तो अपन ये समझ गए। इसके बाद भाई हम और आगे बढ़ते हैं। राइट टू वर्क के बाद हम एक और आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं वो डिसेबिलिटीज एक्ट। इसको कहते हैं वो डिसेबिलिटीज एक्ट। इसको वो कह रहे हैं, अपन यहाँ लिखते हैं, इसको कहते हैं वो डिसेबिलिटीज एक्ट। डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसेबिलिटीज एक्ट जो स्टार्ट किया उन्होंने 1995 में। अब ये क्या कहानी है डिसेबिलिटीज एक्ट में? जो गवर्नमेंट वो देख रही है, गवर्नमेंट जो देख रही है वो कह रही है कि हमारी कंट्री इंडिया में जितने भी जो पर्सन विद डिसेबल्ड है ना, जो जिन्हें आप लोग कहते हो लंगड़े, बट गवर्नमेंट ने उनका एक नया नाम दे दिया, उनको वो कहती है दिव्यांग। दिव्यांग कह रहे हैं। तो दिव्यांग्स को इधर लिखते हैं अपन, दिव्यांग। दिव्यांग है ना, दिव्यांग नाम के जो ये जो लोग हैं उन लोगों को प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी तुम किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो वहाँ पे जब टिकट वाली जगह आती थी तो तुमने ध्यान दिया होगा वो सीढ़ियाँ बनी है। तो सीढ़ियाँ जो बनी रहती है, इधर देखो, ऐसे अपन ने जो सीढ़ियाँ जो बनी रहती है तो इसके साइड में तुमने देखा होगा लोग जो हम जैसे लोग हैं वो तो इसको चढ़ जाएंगे, बट साइड में एक रैंप बना दिया उन्होंने, रैंप, ताकि ये जो लोग हैं डिसेबल्ड पर्सन है वो अपनी व्हील चेयर को करके ऊपर पहुंच जाए। तो ये लोग अब ऐसा नहीं बोल सकते कि इक्वालिटी जो है वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वालिटी इनके लिए भी ला रही है। हॉस्पिटल्स में भी आपने ध्यान दिया होगा, हॉस्पिटल्स में आपने क्या ध्यान दिया होगा कि यार गवर्नमेंट ने रैम्प्स वहाँ पे भी बनवा दिए। रेलवे स्टेशन पे भी आपने ध्यान दिया होगा रैम्प्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग इक्वालिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। इसी लाइन में हमारे पास एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, PCRA, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो यार ये चीज़ें हैं जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव द इक्वालिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। इसको अपन मिटाते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लो और अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट टॉपिक्स पे, जिसको अपन कहते हैं कि भाई हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा वर्ल्ड लेवल पे और कौन कौन इस इक्वालिटी को अचीव कर रहा है। इसे मिटाते हैं।
तो अब बात करते हैं अपन यूएसए की। यूएसए में क्या कहानी होती है, यूएसए में हाउ दिस पर्सन, कैसे लोग इक्वालिटी को अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। तो यूएसए जो है वो वहाँ पे, तो अभी आप देखोगे कि वाइट पीपल्स रहते हैं, बट वहाँ पे रेड इंडियंस का नेटिव्स कहा जाता है, रेड इंडियंस आर दी नेटिव्स ऑफ यूएसए। तो वहाँ पे जो ब्लैक लोग हुआ करते थे उनके साथ होता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बस कलर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन होता था। तो अब ये जो कलर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन है, उसमें क्या कहानी होती थी कि भाई वेन एवर अ वाइट पर्सन एंटर्स इन अ बस, जैसे ही वो वाइट पर्सन जो है बस के अंदर आएगा, तो जो भी ब्लैक पर्सन अगर बैठा है तो उसे अपनी सीट छोड़ देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेके बड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए एक लेडी आती है, इसका नाम होता है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स ने एक बार अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया, बोला शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट इन अ बस टू अ वाइट मैन। तो रोजा पार्क्स ने इस तरीके से जब मना कर दिया, तो भाई शी पूरे के पूरे यूएसए में ये बात फैलना शुरू हो गई कि यार वी आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। उस समय की बात है, ये कब की बात है, 1955 की बात है। तो इसके कारण ये एक पॉलिटिकल लीडर बन जाती है, और हेंस यूएसए में भी एक लॉ बनता है, इसे बोलते हैं सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। ध्यान दें, हम यहाँ पे सिविल राइट्स एक्ट जो लिख रहे हैं वो 1964 का, वो यूएसए का है। और अभी हमने पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, वो इंडिया का 1955 में। तो दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो ये वाली बात आप ध्यान रखो। तो ये है हमारे यूएसए की कहानी, और फिर हमने तुम्हें बताया इंडिया की कहानी। अब हम हमारे मध्य प्रदेश को कैसे छोड़ सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ी सी और एक लास्ट कहानी उसके बारे में भी सुन के जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इक्वालिटी को फॉट करने के लिए एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग आती है, इसका नाम है तवा मत्स्य संघ, टीएमएस, तवा मत्स्य संघ। अब ये क्या है यार तवा मत्स्य संघ, इसके बारे में समझते हैं। वैसे तवा जो है वो एक नदी का नाम है, रिवर नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है होशंगाबाद में। तुम लोग अगर बाय चांस कभी गए होगे तो तुमने देखा होगा, एक पुल पार कर रहे होगे, उसे कहते हैं तवा पुल। इसके बारे में क्या कहानी है वो सुनो भाई। इस तवा नदी के ऊपर एक डैम बनना था 1958 में। इस डैम बनना शुरू होता है और गॉट कंप्लीटेड इनटू 1978। 20 साल लगे इस डैम को बनाने के कारण। इस डैम के बनने के बाद से उसके आसपास जितने भी लोग रहा करते थे वो पूरा का पूरा डूब गया। इट लेड टू दी सबमर्जेंस। तो उसके आसपास जितने भी लोग रहा करते थे ना, उनका गाँव डूब गया। तो गाँव डूबने से क्या हो गया, गाँव डूबने से उनकी जितने भी लोग रहते थे उनका एग्रीकल्चरल, उनका जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। अब इस तरीके से अफेक्ट होने से उन लोगों को वहाँ से हट भी गए, बट धीरे धीरे वो लोग और पीछे की तरफ खिसक गए। अब गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला बेचारों के साथ, कि जितने भी लोग वो वहाँ से हट गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी आ जाती है। 1994 में एक प्राइवेट कंपनी आती है और उन्हें बोलती है कि अब से यहाँ का जो भी फिशिंग का काम जो है वो हम करेंगे। फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। इसको देखकर भाई वहाँ के जितने भी लोग थे, दे गॉट सो एंगर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते कि भाई आपने एक तो हमारी जगह छीन ली, उसको डुबा दिया, फिर उसके बाद भाई आपने फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया हमसे, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो दीज पीपल स्टार्टेड डूइंग सम काइंड ऑफ रैलीज स्टार्ट करते हैं, वो लोग ट्रैफिक जैम कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। इस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट फिर बीच में आती है, गवर्नमेंट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार ये इनके साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। गवर्नमेंट फिर इन्हें हटा दी और ये लोग सारे के सारे जो लोग होते हैं वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना लेते हैं, जिसको वो कहते हैं टीएमएस, तवा मत्स्य संघ। अब तवा मत्स्य संघ जो है वो अच्छे काम कर रहा है। अच्छे काम क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम सारे के सारे वर्कर्स जो हैं उन्हें हम देंगे लोन्स, उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे भाई फिश नेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये है फिश नेट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। इतना काम करेंगे और हम एक कोऑपरेटिव भी बना देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, ये है हमारे पास स्ट्रगल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो भाई इन चीज़ों को लेके हमारी कंट्री इंडिया में, यूएसए में और हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है। प्रोमिनेंट पर्सन्स भी देखे। तो ये जो चीज़ें हैं इक्वालिटी को लेके, इतना आसान तो है नहीं कि अचीव कर पाना। जैसे हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि equality in the sphere of economy had not been achieved till now and is still they are trying to achieve it. बाकी इसके बाद हमारे पास एक और इसका आधा पोर्शन और बचता है डेमोक्रेसी, वो हम और देखेंगे हमारे एक और आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए तुम
इसे रिवाइज करो, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। ओके बाय।